Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is absorption spectrum. Absorption spectrum for D2, D3, D7 and D8 ions. इससे पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देख लिया है D1, D4, D6 एंड D9 आयंस के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं और उनमें कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। आज हम इनकी बात करेंगे D2, D3, D7 एंड D8 की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, प्लॉट ऑफ लैम्डा वर्सेस एब्जॉर्बेंस, लैम्डा वेवलेंथ, या फिर हम लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर को हम प्लॉट करते हैं एब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट। ये अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो हम यहाँ पे एब्जॉर्बेंस को प्लॉट करते हैं, इधर हम फ्रीक्वेंसी को, और हम चाहे तो ऊपर लैम्डा को मेंशन कर सकते हैं। लैम्डा अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो न्यू बार इधर की तरफ इंक्रीज होगा और ये एब्जॉर्बेंस होगी। ध्यान दें, किसी भी आयन के लिए जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नोट करते हैं या उसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रोसीड करते हैं। जैसे आपको एक आयन लिख के दे दिया, वेनेडियम H2O हेक्सा एक्वा वेनेडियम +3, हेक्सा एक्वा वेनेडियम +3। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है और वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो हम ये देखेंगे कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेदर इट इज D1, D2, D3 जो भी आएगा उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है। फिर हम टर्म फाइंड आउट करते हैं। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड आउट टर्म्स अपने लास्ट लेक्चर्स में। मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए जिनमें मैंने इनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो जब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म पता चल जाती है फिर हम उसकी स्प्लिटिंग देखते हैं। स्प्लिटिंग से जो हमें टर्म्स मिलती हैं उन्हें हम मुलिकन टर्म्स कहते हैं। मुलिकन टर्म्स की एनर्जी किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, इसे हम ऑर्गन डायग्राम में देखते हैं कि वो टर्म स्प्लिट हो रही है तो किस तरीके से स्प्लिट हो रही है, कौन सी टर्म की एनर्जी कम और कौन सी टर्म की एनर्जी ज्यादा है। फिर हम देखेंगे उसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस की मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशन है या फॉरबिडन है, लैपोर्टे सिलेक्शन ट्रांजिशन है या फॉरबिडन है। इसमें जो हम देखते हैं ये इन तीनों चीजों को कि स्प्लिटिंग सिंपल टू ऑक्टाहेड्रल होगी या अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि दो तरह से स्प्लिटिंग होती है। तो इसमें देखते हैं जो डी टर्म है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाला केस है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है या होल इन्वर्जन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाला केस है डी टर्म के केस में तो ऑक्टाहेड्रल, सिंपल ऑक्टाहेड्रल की तरह स्प्लिटिंग होगी, मीन्स T2G की एनर्जी कम, EG की एनर्जी ज्यादा। और अगर होल इन्वर्जन है तो अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल होगी, मीन्स रिवर्स स्प्लिटिंग होगी। और F टर्म की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के केस में अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल होती है और होल इन्वर्जन के केस में सिंपल ऑक्टाहेड्रल की तरह होती है। तो जब हमें इन छोटी छोटी सी बातों का पहले से ही पता होगा देन वी कैन फाइंड आउट कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन सा अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है। नेक्स्ट वी कैन सी कि उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। Now we will discuss absorption spectra of D2, D3, D7, D8 ions in octahedral and in tetrahedral complexes. First we will see for D2 ion. D2 ion के लिए अगर हम possible terms देखते हैं तो वो होती है S, P, D, F, G। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी होती है सिंगलेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ट्रिपलेट टर्म्स हैं दे आर मोर स्टेबल, दे हैव लेस एनर्जी
एनर्जी बिकॉज देयर मल्टीप्लिसिटी इज हाई एंड अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अगेन इन दोनों में टाई है, तो हम इसके सेकंड रूल को देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसका है उसकी वैल्यू एनर्जी वैल्यू कम होगी। तो हम देखते हैं 3f की एनर्जी कम और 3p की एनर्जी ज्यादा है। तो ध्यान दो, ये ऑर्गल डायग्राम है जिसमें ये फ्री मेटल आयन के लिए है। फ्री मेटल आयन के लिए 3f की एनर्जी कम और 3p की एनर्जी इससे ज्यादा होती है और इनके बीच का जो गैप है दैट इज इक्वल टू 15b। यहाँ पे 15 क्या है, राका पैरामीटर है जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में ध्यान से देखेंगे। यहाँ आप सिर्फ याद कर लीजिए कि इन दोनों में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 15b। नेक्स्ट, जब आपको टर्म पता चल गई ग्राउंड स्टेट टर्म, इसमें ट्रिपलेट एफ है, तो अब हम क्या देखते हैं, फ्री मेटल आयन के बाद जब हम इसको लिगेंड फील्ड में रख देते हैं, इसके चारों तरफ हम वीक फील्ड लिगेंड लगा देते हैं और धीरे धीरे हम उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, 3f टर्म फर्दर स्प्लिट हो जाती है T1g में, T2g में और A2g में। जबकि जो 3p एनर्जी टर्म है ये लिगेंड फील्ड में स्प्लिट नहीं होती, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाती है 3T1g में। लेकिन क्योंकि ये भी T1g है और नीचे भी T1g है, F से भी आपको T1g ट्रिपली डिजनरेट स्टेट मिल रही है, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसके बाहर पैरेंथेसिस में F लगा देते और इसके पैरेंथेसिस में हम P लिख देते, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये 3p की फॉर्म है और ये 3f की स्प्लिटेड फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी टर्म जो स्टेबल है, इसमें कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीक फील्ड के लिए। वीक फील्ड के लिए आप देखो यहाँ पे जो मैंने 3 टाइप के ट्रांजिशंस बनाए हैं रेड कलर के एरो से, T1g से T2g, T1g से A2g और T1g टू T1gp। और इनका पैटर्न क्या होगा, सबसे कम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन के लिए चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए E1, तो E1 जो है सबसे लेस होगा। नेक्स्ट E2 क्योंकि T1g से A2g, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी थर्ड ट्रांजिशन की E3 की। तो ये 3 पॉसिबल ट्रांजिशन है जिनको मैंने रेड कलर से लिखा है, T1g से T2g, T1g टू A2g एंड T1g F टू T1gp। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो देखो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इसमें आपको नेचुरली कितने पीक्स मिलेंगे, नंबर ऑफ पीक्स विल बी 3। तो ये आपका नंबर 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक, वो आपसे आइडेंटिफाई करवा सकता है कौन सा पीक किसके लिए है, कौन से ट्रांजिशन को डिनोट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस खींचते हैं, ये क्योंकि एब्जॉर्बेंस वर्सेस एनर्जी का ग्राफ होता है, यहाँ हम एनर्जी को लेते हैं। ये एनर्जी आपकी इस तरह से इंक्रीज होती है, म्यू बार की वैल्यू ऐसे, यहाँ सबसे मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। तो बताओ ये जो फर्स्ट पीक है, ये वाला फर्स्ट पीक, ये कौन से ट्रांजिशन को डिनोट करेगा, जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू सबसे हाई है, सबसे ज्यादा है, मीन्स E3। तो दिस वन पीक विल बी फॉर E3 ट्रांजिशन एंड द सेकेंड वन विल बी फॉर E2 एंड थर्ड वन विल बी फॉर E1 ट्रांजिशन। इस तरह से अगर आपको यहाँ एनर्जी की वैल्यू दिया है तो आप ट्रांजिशंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, और ट्रांजिशन की वैल्यू दिया तो यू कैन ड्रॉ योरसेल्फ कि आपको कौन सा पीक कहाँ पे मिलने वाला है, उसकी पोजीशन को आप खुद लोकेट कर सकते हो। साथ में आपको मालूम होना चाहिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या है। एब्जॉर्बेंस आपको लिख के दी जाती है कि वेदर इट इज 8 और इट इज 8000 और इट इज 800। तो आप अकॉर्डिंगली हाइट ऑफ द पीक को डिसाइड कर सकते हो कि वो लो हाइट का होगा, मीडियम हाइट का होगा या मैक्सिमम हाइट का होगा। ये डिपेंड करेगा उसकी मोलर एब्जॉर्बेंस कितनी है। तो ये आपको पैटर्न पता चल गया व्हेन द लिगेंड फील्ड इज वीक। नेक्स्ट, अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो इनकी स्प्लिटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि इसके अंदर क्योंकि स्प्लिटिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये इतनी इंक्रीज हो जाती है कि A2G की एनर्जी क्रॉस ओवर कर जाती है T1gp को। यहाँ देखो दोनों की एनर्जी स्टेट में एनर्जी का क्रॉस ओवर हो रहा है, ये लाइन ऊपर चली गई और ये लाइन नीचे चली गई। तो T1gp की एनर्जी नाउ इट इज लेस देन A2G। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है। इनको मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, T1g
फर्स्ट ट्रांजिशन T1G to T2G, इट नीड्स लीस्ट एनर्जी। नेक्स्ट T1G to T1GP। अब देखो इसका पैटर्न बदल गया, जो थर्ड ट्रांजिशन था वो बीच में आ गया। नेक्स्ट T1G to A2G, इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी, सबसे हाई एनर्जी के ऊपर आपको मिलेगा। तो ध्यान दो, T1G to T2G, T1G to T1GP और T1G to A2G। तो जो E3 है वो अब आपका E2 हो गया और E3 मिडिल में आ गया और E1 अभी भी क्या है, सबसे लीस्ट एनर्जी का है। मीन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन का जो पैटर्न है, पीक है इधर, इसकी पोजीशन वो इधर आ गई, उसकी इधर आ गई। तो हम साथ में मेंशन कर सकते हैं दिस वन पीक इज फॉर T1GF to T1GP एंड दिस वन इज फॉर T1G to A2G। तो हमें अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी दी हुई है तो हम ग्राफ को खुद प्लॉट कर सकते हैं। What will happen if the strength of ligand is intermediate? इंटरमीडिएट लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों स्टेट्स की एनर्जी इक्वल हो गई है, दोनों एक सेम एनर्जी पे है, 3T1GP भी और 3A2GP स्टेट भी। तो जब दोनों की एनर्जी इक्वल है, हाउ मेनी ऑफ ट्रांजिशंस यू विल गेट? सोच के देखिए कि कितने ट्रांजिशंस आपको मिलेंगे, बिकॉज देयर आर ओनली 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। फर्स्ट जो आपको T1G पे ग्राउंड स्टेट, नेक्स्ट T2G, लेकिन इन दोनों की एनर्जी सेम होने से यू विल गेट ओनली 2 ट्रांजिशंस। तो आपको T1GF से T2G का, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी लेस। नेक्स्ट T1G से 3A2G भी कंसीडर कर सकते हो आप उसको, और 3T1G से 3T1GP भी कंसीडर कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो इस स्पेक्ट्रम में आपको टोटल कितने पीक्स मिलेंगे? 2 पीक्स मिलेंगे। और 2 पीक्स की पोजीशन अगर आपको बतानी होगी, फर्स्ट सेकंड कौन सा पीक कौन से ट्रांजिशन के को बिलोंग करता है, तो आप देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। E2 और E3 यहाँ पे बराबर है, E1 क्या है, कम। तो E2 E3 ये इसके लिए एनर्जी आपके पास ज्यादा आ रही है, तो नेचुरली ये किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट पीक को डिनोट करेगा। और जो सेकेंड पीक है, ये वाला पीक, ये डिनोट होगा कौन से ट्रांजिशन के लिए? T1G से T2G। तो ये आपका E1 एनर्जी को डिनोट करेगा। यहाँ मैंने अभी सिर्फ पोजीशन के ऊपर फोकस किया है, इसकी हाइट के ऊपर फोकस नहीं किया। हम देखेंगे कौन से ट्रांजिशंस अलाउड हैं, कौन से ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है। तो ध्यान दो, पहला सिलेक्शन रूल होता है मल्टीप्लिसिटी रूल। मल्टीप्लिसिटी रूल से हम क्या देखते हैं कि अगर जिस स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है और जिस स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो वो होगा मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशन। जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं उनकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो इसमें मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग तीनों ट्रांजिशंस आर अलाउड, और जब ऑल आर अलाउड तो तीनों की तीनों अपनी एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। नेक्स्ट इसका रूल होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि सेंट्रोसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल जो है वो सेंट्रोसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो अगर आप प्लस एक्स और प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल गेट सेम सिमेट्री, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसिमेट्रिक। सेंट्रोसिमेट्रिक के केस में डी से डी ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि डी के लिए L इजिकल टू 2 और दूसरा जिसमें जा रहा है वो भी डी ऑर्बिटल है, तो L इजिकल टू 2, और व्हेन डेल्टा L इजिकल टू 0, जब डेल्टा L 0 है तो वो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, दे आर नॉट अलाउड। जब वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं है तो इसीलिए उनकी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो काफी कम होती है। यहाँ आप देखेंगे सारे के सारे जो पीक्स है, चाहे 2 पीक्स मिले चाहे 3 पीक्स मिले, उनकी एब्जॉर्बेंस बिलो 10 होगी, मीन्स 1 to 10 के बीच में सारे ट्रांजिशंस होंगे। तो ये काफी वीक बैंड आपको मिलते हैं। साथ में ये सभी की सभी बैंड काफी ब्रॉड
बेंड होते हैं, काफी ब्रॉड पीक होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर एसोसिएटेड विद वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल का गैप ज्यादा है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल का गैप कम है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हो तो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ब्रॉड पीक मिलते हैं। ये था आपका डिस्कशन फॉर D2 आयन इन ऑक्टाहेड्रल। तो अब आप ये बताइए D7 का कैसा होगा। D2 के बाद D7 में आप ध्यान दो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, तो इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 4 मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहाँ आपको जो टर्म मिलेगी वो 3f की जगह आपको मिलेगी 4f, और ये मिलेगी आपको टर्म 4p, और बाकी इसकी सारी स्प्लिटिंग, सारा डिस्कशन इसी तरीके से रहता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जब टर्म एक ही पैटर्न में स्प्लिट होगी, D2 और D7 बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिर्फ फर्क क्या है मल्टीप्लिसिटी का, तो मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो यहाँ आप सबके आगे क्या लिख देंगे, 4 मल्टीप्लिसिटी लिख देंगे, तो यही की यही कर्व किसका हो जाएगा, वो इसका, और D7 आयन का हो जाएगा, और ट्रांजिशंस भी सेम ट्रांजिशंस होंगे, और मल्टीप्लिसिटी 3 की जगह आप 4 लिख देंगे। पीक्स भी आपको जहां 3 मिलने हैं वहां 3 मिलेंगे, सेम पैटर्न विल बी देयर, अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग है ये अपोजिट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, यही की यही आपको स्प्लिटिंग मिलेगी, और क्योंकि सेंट्रोसिमेट्रिक है इसलिए बैंड्स भी आपको काफी वीक बैंड मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं D2 टेट्राहेड्रल, सॉरी D2 नहीं, हम देखते हैं D2 टेट्राहेड्रल में तो इसका रिवर्स होगा, D7 टेट्राहेड्रल भी इसका रिवर्स होगा, तो वो डायग्राम अभी मैं नहीं बना रही, लेकिन हम बात करें D3 और D8 टेट्राहेड्रल, D3 एंड D8, क्योंकि D3 और D8 का ऑक्टाहेड्रल इसका रिवर्स है, वहां पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं, होल इन्वर्जन है, इसका रिवर्स यानी कि सिंपल ऑक्टाहेड्रल है, तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। लेकिन उसका टेट्राहेड्रल कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि वो इसका रिवर्स होगा। तो हम क्या देखते हैं, D3 D8 का टेट्राहेड्रल बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा। तो ये जो ऑर्गल डायग्राम हो गया वो D2 D7 ऑक्टाहेड्रल और D3 D8 टेट्राहेड्रल के लिए है। और जब D3 D8 की आप मल्टीप्लिसिटी देखेंगे तो D3 के लिए मल्टीप्लिसिटी 4f और 4p के साथ होंगी इसकी टर्म्स, जबकि D8 में अगेन 3f एंड 3p होगी। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिसिटी चेंज करनी है, बाकी पूरा की पूरा ग्राफ और पैटर्न सेम इसी में रहेगा। हाँ, एक फर्क जरूर होगा, क्योंकि अब ये डायग्राम किसके लिए बना है, टेट्राहेड्रल के लिए है। तो आप इस डायग्राम में D3 D8 टेट्राहेड्रल, अब मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ D3 एंड D8 टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल में क्योंकि वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है तो हम यहाँ G नहीं लिखेंगे, G नहीं लिखेंगे, तो ये T1 टर्म होगी, ये आपकी T2 टर्म होगी, ये T1P होगी, और ये आपकी होगी A2 टर्म। और जब आप इसमें ट्रांजिशंस भी डिनोट करेंगे तब भी आप किसी में G नहीं लिखेंगे। D3 D8 के टेट्राहेड्रल केसेस में स्प्लिटिंग का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हमने देखा कि इनका अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इनका जो ऑक्टाहेड्रल है वो इसका रिवर्स होता है, और उसका रिवर्स अगेन आपको ये मिलेगा। तो आपको ये डायग्राम मिलता है टेट्राहेड्रल के लिए। और क्योंकि आपने इसमें G नहीं लगाया, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते, तो इनके जब आप ट्रांजिशंस को डिनोट करेंगे तो इसमें आप G बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आप सब में से G को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यही ट्रांजिशंस आपके बन जाएंगे किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान दें यहाँ एक फर्क आपको मिलेगा, क्योंकि सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स में ये जो ट्रांजिशंस हैं दे आर स्पिन अलाउड, क्योंकि
इनकी मल्टीप्लिसिटी सेम है। दूसरा, दे आर लैपोर्टे अलाउड। जब ये दोनों ही तरफ से अलाउड ट्रांजिशंस हैं तो हम क्या देखते हैं, जितने भी पीक आपको मिलेंगे, जितने भी बैंड्स आपको मिलेंगे, इनकी इंटेंसिटी अबव 100 अबव 1000 होगी तो ये आपको शार्प इंटेंस पीक मिलते हैं। सिर्फ यही फर्क होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कि ऑक्टाहेड्रल के पीक काफी वीक होते हैं और टेट्राहेड्रल के पीक थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंटेंस पीक और इंटेंस कलर आपको मिलते हैं। तो दिस वाज फॉर D2 D7 ऑक्टाहेड्रल, D3 D8 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। In the spectra of hexa, I mean vanadium third and hexa aqua vanadium third कॉम्प्लेक्स आयन में हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे 3 पीक मिलते हैं। इसके स्पेक्ट्रम में यू गेट 3 पीक्स, जबकि हेक्सा एक्वो वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स आयन में वी गेट ओनली 2 पीक्स। वाई, या हमें यहाँ 2 क्यों मिले, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान दो कि साथ में पूछा जाएगा कौन सा पीक कौन से ट्रांजिशन को डिनोट कर रहा है। तो पहली बात, इसकी स्ट्रेंथ, अमीन की स्ट्रेंथ वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है जबकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अमोनिया के केस में आप राइट साइड ऑफ द कर्व को देखेंगे और वाटर के केस में उससे लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व, मीन्स आप इंटरमीडिएट स्टेट को देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, वहां पे आपको 3 डिफरेंट पीक्स मिल रहे हैं, 3 डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो आपको जो 17,200 मीन्स ये वाला जो पीक है ट्रांजिशन, ये कौन से के लिए पॉसिबल होगा, E1 के लिए, मीन्स T1G से T2G। नेक्स्ट 25,600 वाला जो ट्रांजिशन है वो डिनोट करेगा T1G से T1G P को डिनोट करेगा। नेक्स्ट 36,000 वाला T1G से A2G को डिनोट करेगा। तो ये आपको 3 पीक मिलेंगे। फर्स्ट 17,000 वाला आपको इधर मिलेगा, ये फर्स्ट पीक, ये सेकंड पीक और ये थर्ड पीक। फर्स्ट आपका इसको डिनोट कर रहा है E1 को, सेकंड इसको E2 को और ये आपका E3 को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हेक्सा एक्वा में आपको 2 पीक क्यों मिलते हैं, 2 बैंड क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ A2 और T1G की एनर्जी सेम है तो इसलिए आपको 2 ही ट्रांजिशन मिलते हैं, एक 17,600 पे और दूसरा 24,000 पे। तो कौन सा 17,600 को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इधर की तरफ लेस एनर्जी होती है तो 17,600 वाला इसको E1 को डिनोट कर रहा है और ये डिनोट कर रहा है E2 को, मीन्स T1G से T2G और ये डिनोट है T1G से या तो A2G या T1G से T1G, दोनों की सेम है तो आप इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ये इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे। तो ध्यान दो यहाँ पे क्योंकि ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है इसलिए जो पीक मिलेंगे आपको काफी लेस इंटेंस और लो हाइट के मिलेंगे, मोलर एब्जॉर्बेंस इनके लिए काफी कम होगी। लेकिन हम इसके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखें तो उसमें क्या होता है, एक तो इसका रिवर्स ट्रांजिशन होगा D2 का। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम बना हुआ है, मैंने अभी टेट्राहेड्रल का डायग्राम नहीं बनाया पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि इसके टेट्राहेड्रल में इसका जब हम रिवर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये एनर्जी सबसे कम होगी, फिर इसकी एनर्जी होगी, फिर इसकी एनर्जी T2G की और लास्ट में किसकी होगी, T1G की। तो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, ये होगा इधर से इधर, ये फर्स्ट ट्रांजिशन होगा आपका। नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा आपका T1G से ये वाला T2G। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजिशन आपका होगा T1G से T1G, FP से F में ट्रांजिशन होगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इन दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो तो कम है, लेकिन ये तीसरे ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हम अगर इसको ध्यान से इसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करें तो ये एनर्जी जो सबसे कम है ये इतनी कम होती है कि ये इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है। जब ये इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्ब होती है एनर्जी तो इसके कारण आपको इसका कोई कलर दिखाई नहीं देता और इन दोनों के कारण ही आपको कलर दिखाई देता है। और विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको कितने पीक मिलते हैं, 2 पीक्स मिलते हैं।
This is the electronic absorption spectra of hexa aqua cobalt +2 complex ion. इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट D7 कॉन्फ़िगरेशन रखता है और इसका जो टर्म बनेगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वो कौन सी होगी, 4F टर्म होगी, मीन्स क्वाड्रेंट F टर्म होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका स्पेक्ट्रा हमें इस तरह से क्यों मिलता है, कौन कौन से ट्रांजिशन के कारण मिलता है और इसमें दो ही पीक क्यों मिले, और इसका जो मेन पीक है उसमें इस तरीके से दो शोल्डर, एक प्लस साइड पे एक माइनस साइड पे क्यों है। तो ये देखिए ग्राफ आपका फ्रीक्वेंसी एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ये आपकी एब्जॉर्बेंस है। तो सबसे पहले हम इसको एग्जामिन करते हैं कि ये जो टर्म है एफ टर्म वो इस तरीके से स्प्लिट होगी। नेक्स्ट, क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व में ही देखना है, ऑर्बिटल डायग्राम में देखना है। तो इसमें ये तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, E1, E2 एंड E3 ट्रांजिशन। E1 ट्रांजिशन T1G टू T2G, T1G टू A2G एंड थर्ड वन इज T1G टू T1GP ट्रांजिशन होगा। अब इसमें सबसे कम एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड है, T1G टू T2G। तो इट मींस ये जो पीक है 8700 नॉट 1000, 8700 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो पीक है ये आपको ऑलमोस्ट IR रीजन में मिलता है और आपको विजिबल रीजन में ऑब्जर्व नहीं होता। फर्स्ट थिंग, and this is due to 4T1G to 4T2G बिकॉज इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी काफी लेस है। नेक्स्ट पीक आपको 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है जो T1G टू A2G ट्रांजिशन के लिए होता है, 4T1G टू 4A2G, ये मिडिल वन। इसके लिए एनर्जी आप देख रहे हैं कि मिडिल है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, इंटरमीडिएट एनर्जी है। नेक्स्ट, जो आपका मेन पीक है इसमें वो है आपका T1GF टू T1GP, 4T1GF टू 4T1GP। अब ये आपको 19,400 के ऊपर मेन पीक मिलता है विद टू शोल्डर्स। ये टू शोल्डर्स आपको क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कपलिंग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग के कारण आपको दो पीक, एक शोल्डर आपको हायर साइड 21,600 पे और एक शोल्डर आपको लोअर साइड मीन्स 16,000 पे मिलता है। तो इस तरीके से हम इसके स्पेक्ट्रा को और इसके ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका D7 आयन का ऑक्टाहेड्रल केस है, क्योंकि D7 ऑक्टाहेड्रल में सेम इसी तरीके से स्प्लिटिंग होती है। नाउ वी सी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वा निकिल 2 कॉम्प्लेक्स आयन एंड हेक्सा अमीन निकिल 2 कॉम्प्लेक्स आयन। ये दोनों ही केस D8 आयन के केस हैं और इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है 3F और 3F से थोड़ी सी हायर एनर्जी की टर्म 3P, दोनों की मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब निकिल आयन अकेला है तो इनकी एनर्जी इस तरह से है, मीन्स फ्री मेटल आयन की, लेकिन जब आप उसको लिगेंड फील्ड में रखते हैं तो चाहे कितनी ही स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएं, स्प्लिटिंग विल इंक्रीज, स्प्लिटिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी, उनका गैप इंक्रीज होगा, बट द रिलेटिव पैटर्न और रिलेटिव एनर्जी ऑफ टर्म्स रिमेन्स सेम। मीन्स जो लोएस्ट एनर्जी पे है वो लोएस्ट ही रहेगा, जो मैक्सिमम एनर्जी पे जो मैक्सिमम ही रहेगा। तो इनमें ट्रांजिशंस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का पैटर्न भी क्या रहता है, सेम रहता है। जो लेफ्ट साइड पे पीक मिल रहा है वो लेफ्ट पे मिलेगा उस ट्रांजिशन का, और जिसका राइट साइड पे मिलना है वो राइट साइड पे ही आपको पीक मिलेगा। तो ध्यान दो, इसमें ये तीन पीक पॉसिबल है, E1, E2 एंड E3 मीन्स A2G टू T2G, A2G टू T1GF, A2G टू T1GP, ये तीन पीक पॉसिबल है। तो क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ आपको स्प्लिटिंग इस एरिया में मिलेगी, और अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको जो स्प्लिटिंग है वो इस एरिया में मिलेगी। पर हम इनके पीक के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी देखें तो अमोनिया के केस में ये 10,1800 पे आपको फर्स्ट ट्रांजिशन का पीक मिलता है और 17,500 पे सेकेंड ट्रांजिशन का, 28,200 पे थर्ड ट्रांजिशन का। मीन्स आपको ये तीन पीक इस तरह से मिलते हैं। ये 10 फर्स्ट पीक है आपका, ये सेकेंड पीक एंड ये थर्ड पीक।
E1, E2 एंड E3। लेकिन क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी भी कम होती है और ये तीनों ही पीक राइट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से यहाँ। तो ये इतना राइट चला जाता है कि ये विजिबल से भी आईआर रीजन में चला जाता है, तो आपको 8500 पे पीक मिलता है जो कि नियर आईआर रीजन में है और इसके कारण इसका कलर नहीं होता। जबकि रेस्ट टू पीक्स आपको इसके कंपैरिजन में देखो लेस एनर्जी पे मिल रहे हैं, ये 17,000 पे, तो 15 पे, 28 पे, तो ये 26 पे है। तो ये था आपका आईआर यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्को निकिल 2 एंड हेक्सा अमीन निकिल 2 कॉम्प्लेक्स आयन। If we see the absorption spectrum of D2 and D7 for tetrahedral complexes, हालांकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस D2 और D7 के काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि इनमें स्प्लिटिंग का पैटर्न इसी तरीके से रहता है। पर क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ पे G रेट नहीं लिखना होता। ये जो टर्म स्प्लिट होगी वो इस तरीके से स्प्लिट होगी, A2, T2, T1 एंड T1P इसमें स्प्लिट होगी और इनकी जो पॉसिबल ट्रांजिशंस है उसमें भी हम G नहीं लिखेंगे, आपको सिंपली A2, T1 या T2 ही लिखना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे ट्रांजिशंस स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस है, स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस हैं, इसीलिए आपको जो 3 पीक आपको मिलते हैं वो तीनों पीक काफी इंटेंस पीक होते हैं और उनकी जो एब्जॉर्बेंस है वो मोर देन 100 मोर देन 1000 में होती है, ना कि लेस देन 10 होती है। तो इस तरीके से हम इनके पॉसिबल ट्रांजिशंस को, उनके पीक की स्टडी को यहाँ पे पढ़ते हैं। This is the absorption spectrum of tetrachlorocobaltate 2 ion। इसमें हम देख सकते हैं कि आपको एक पीक 15,000 के अराउंड मिल रहा है विद शोल्डर्स, और ये शोल्डर्स आप जानेंगे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण आपको ये शोल्डर्स मिलते हैं। इसके जो मेन 3 पीक आपको मिलने चाहिए थे वो A2F से 4T2F, A2F से 4T1F और 4A2 से 4T1 पे मिलना चाहिए था। इसका फर्स्ट पीक आपको आईआर रीजन में मिलता है अराउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जबकि सेकंड पीक आपको नियर आईआर रीजन में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है। और जो आपका लास्ट पीक है इट इज़ द ओनली पीक विच गिव्स इट ब्लू कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स इन रेड रीजन एंड इसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू मोर देन 600 होती है, काफ़ी इंटेंस पीक होता है। क्योंकि ये रेड कलर रीजन में एब्जॉर्ब करता है इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसके ऊपर अगर हम फाइन पीक को देखें तो वो काफ़ी शोल्डर्स लिए हुए हैं और ये शोल्डर्स बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण हमें मिलते हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं NiH2O6+2 हेक्सा एक्वा निकिल 2 आयन। इसमें आपको 3 पीक मिलते हैं बिकॉज ऑफ 3A2G to T3T1G एंड ट्रिपलेट A2G to ट्रिपलेट T1GF एंड ट्रिपलेट A2G to ट्रिपलेट T1GP। और बिकॉज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये पीक काफ़ी लेस इंटेंस होते हैं और इनकी अराउंड 6 एब्जॉर्बेंस आपको मिलती है। If you have any doubt, any query, I will be happy to solve your queries and doubts. Please write in my comment box so that I can solve queries, and thank you for watching my lecture. Thank you.